नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, द टेल ऑफ बैम्बू कटर। ये कहानी जुड़ी है जापान के फोक टेल्स से और हिस्सा है जापानीज मैथोलॉजी का। दरअसल जापान में ऐसा माना जाता है कि मून प्रिंसेस, जिसका नाम कागुया है, वो धरती पर अपने गुनाहों का सज़ा काटने आई थी और ये कहानी उसी मून प्रिंसेस कागुया की है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग जिसे टाकेटोरी नो ओकीना कहा जाता था, वो रोज जंगल में बांस काटने जाया करता था। एक दिन उस बुजुर्ग को एक बांस का डंठल दिखा। वो डंठल बाकी बांस के डंठलों से थोड़ा अलग था क्योंकि वो चमक रहा था। उसने उस चमकते हुए डंठल को काट कर खोला तो उसमें उसे एक छोटी बच्ची दिखी। वो बुजुर्ग उसके अंदर अपने अंगूठे के जितनी छोटी एक बच्ची को पाकर हैरान हो गया। पर इतनी छोटी बच्ची को जंगल में छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए वो उसे अपने घर ले आया, जहाँ उसकी पत्नी ने उस बच्ची को देखा। बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी के खुद के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बच्ची को अपनी बेटी के रूप में पालने का फैसला किया और उसका नाम न्यूताके नो कागुया हिम रखा, जिसका मतलब होता है शाइनिंग प्रिंसेस ऑफ द यंग बैम्बू। वो बच्ची मानो उस बूढ़े और गरीब बुजुर्ग के लिए वरदान बनकर आई थी, क्योंकि उस बच्ची के मिलने के बाद जब भी बूढ़ा बांस काटने जाता था तो उसे बांस के अंदर सोने का एक छोटा टुकड़ा मिलता था। वो दोनों समझ गए थे कि ये सब उस बच्ची के आ जाने की वजह से ही हुआ था। उनका परिवार जल्द ही अमीर हो गया और वो छोटी बच्ची जो उस बूढ़े आदमी के अंगूठे के बराबर थी, वो सिर्फ 3 महीने में ही एक छोटी बच्ची से सामान्य आकार और सामान्य उम्र वाली महिला में बदल गई। पहले तो बूढ़े आदमी ने कागुया हिम के बारे में बाहरी लोगों को बताने से बचने की कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे उसकी सुंदरता बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी सुंदरता की चर्चे फैलते गए और उसकी सुंदरता ने कई राजकुमारों और रईसों को आकर्षित किया और उनमें से 5 तो उसके घर ही पहुंच गए शादी का प्रस्ताव लेकर। उन 5 शहंशाहों के नाम थे राजकुमार इसित्सुकुरी, राजकुमार कुर्मोजी, दाहिने मंत्री आबेनोमियुसी, मुख्य सलाहकार ओटोमोनोम्युकी और मध्य सलाहकार इसोनोकामी नो मारोटारी। ये 5 ही बूढ़े आदमी को मना लेते हैं और कहते हैं कि वह कागुया हिम को इनमें से किसी एक से शादी करने के लिए राजी करे। लेकिन कागुया हिम इन शादियों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती थी, इसलिए वो इन 5 के लिए 5 असंभव कार्य निर्धारित करती है और उनसे 5 असंभव चीज़ें मांगती है और कहती है कि जो कोई भी उन कार्यों में मांगी गई चीज़ें लाएगा वो उससे शादी कर लेगी। पर कोई भी उन चीज़ों को लाने में सफल नहीं हो पाता जो उसने मांगा था और इस तरह कागुया शादी से बच जाती है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इन सब के बाद जापान के सम्राट को कागुया हिम के बारे में पता चलता है और उन्हें उससे प्यार हो जाता है। वो उस बूढ़े आदमी के सामने कागुया से शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं। हालांकि सम्राट किसी असंभव परीक्षा से नहीं गुजरते, लेकिन कागुया हिम उनके शादी के प्रस्ताव को भी ठुकरा देती है। वो कहती है कि वो उनके देश की नहीं है और इसलिए उसके साथ महल नहीं जा सकती। हालांकि वे दोनों चिट्ठियों के माध्यम से संपर्क में रहते हैं, लेकिन सम्राट के कई प्रस्तावों को कागुया हिम मना करती रहती है और इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। हर साल गर्मी के मौसम में जब भी कागुया हिम को पूर्णिमा की चांद दिखती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके माता पिता हर बार परेशान होकर उनके आंसुओं का कारण पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। धीरे धीरे समय बीतता है और उनका व्यवहार अजीब होने लगता है और आखिरकार वो बताती है कि वो धरती की नहीं है और उन्हें अपने चांद के लोगों के पास वापस जाना होगा। कहते हैं कि किसी अज्ञात अपराध की सज़ा के रूप में उन्हें धरती पर भेजा गया था
और वो सोना जो उन लोगों को मिलता था वो एक तरीके का खर्च था जो चांद के लोगों के द्वारा कागुया को रखने के लिए उन बुजुर्गों को भेजा जा रहा था। जैसे ही कागुया हिम के जाने की बात सम्राट तक पहुंचती है, वो तुरंत ही कागुया को चांद के लोगों से बचाने के लिए वहां सिपाही भेजते हैं। पर सिपाही जैसे ही बांस काटने वाले के घर पहुंचते हैं, एक अजीब सी रोशनी आती है और वो सब अंधे हो जाते हैं। जिसके बाद कागुया ये कहती है कि भले ही वो पृथ्वी पर अपने माता पिता और दोस्तों से प्यार करती है, लेकिन उसे फिर भी स्वर्गिक प्राणियों के साथ अपने असली घर चांद पर वापस जाना होगा। उसने अपने माता पिता और राजा के लिए माफ़ीनामे लिखे और अपने माता पिता को याद के तौर पर अपना वस्त्र भेंट किया। जिसके बाद उसने अमरता की औषधि को राजा को लिखे पत्र से जोड़ा और सिपाहियों को दे दिया। और पत्र को देते ही उसके कंधों पर एक पंखों वाला वस्त्र रखा गया, जिसने पृथ्वी के लोगों के लिए उसका सारा दुख और दया भुला दिया और वो अपने असली घर चांद पर लौट गई। इस कहानी को जापान की सबसे पुरानी जापानीज लिटरेचर माना जाता है। हालांकि इसे कब लिखा गया था ये ठीक से पता नहीं चलता, पर इसकी सबसे पुरानी पाई गई मनुस्क्रिप्ट 1592 की है और 10th सेंचुरी की रचना यामातो मोनोगटारी जो वहाँ के राज दरबारी जीवन का वर्णन करती है, उसमें एक कविता है जो इस कहानी का जिक्र करती है। यह कविता 909 ईस्वी में महल में आयोजित चांद को देखने के उत्सव से जुड़ी है, लेकिन उससे कुछ स्पष्ट नहीं पता चलता है कि ये कहानी कब की है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी अब तक पता नहीं चला है द टेल ऑफ बैम्बू कटर यानी द मून प्रिंसेस कागुया की कहानी किसने लिखी है। विद्वानों ने इसे अलग अलग लोगों को लिखे जाने का श्रेय दिया है, जिसमें मीनामोटो नो सितागो, एबॉट हेंजो और कवि की नो हशियो शामिल। इस पर भी बहस है कि क्या ये कहानी एक व्यक्ति ने लिखी थी या लोगों के समूह ने। साथ ही ये भी पता नहीं चला है कि इसे किस भाषा में लिखा गया था, जापानी या फिर चीनी। तो ये थी जापान के प्रसिद्ध फोक फ्लेयर के पीछे की पूरी कहानी। क्या आप मून प्रिंसेस कागुया के बारे में जानते थे? और अगर जानते थे तो कितना जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।